नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। आज आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं चर्चा करने जा रही हूं अफ्रीका के एक अहम देश के बारे में, जहां सिविल वॉर फैल चुकी है। और यह देश बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जिस तरह से सूडान से खबरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को प्रभावित करने वाले हैं। वह बता रहे हैं कि किस तरह से अफ्रीका का एक और देश दोबारा सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। यहां पर लड़ाई चल रही है सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच। एक तरफ है बुरहान जो सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरी तरफ है हेमंती। इन दोनों के बीच बहुत तगड़ा संघर्ष चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ चिंता यह है, जो बहुत अहम चिंता है, कि इसके आसपास के देश, चाहे इजिप्ट हो, लीबिया हो, इथोपिया हो, साउथ सूडान हो, कीनिया हो, इन तमाम जगहों पर हिंसा फैल सकती है। और एक अहम बात जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अफ्रीका के तमाम देशों में जो सिविल वॉर जैसी स्थितियां हैं, इसका क्या रिश्ता है साम्राज्यवाद से, अमेरिका से और यूरोप से। क्योंकि बड़े पैमाने पर यहां पर जो संसाधन है उसकी लूट के लिए यहां पर कॉलोनीज बनाई गई थी, यहां पर उपनिवेश बनाए गए थे। और आज की तारीख में राजनीतिक दखल अमेरिका और यूरोप के कई देशों का, खासतौर से फ्रांस का, लगातार बना हुआ है। इसमें सूडान पे चर्चा आज हम करेंगे न्यूज क्लिक के साथी अब्दुल के साथ। अब्दुल, आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के अहम देश सूडान के बारे में, जहां से जो खबरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। बड़ा भीषण संघर्ष चल रहा है। यहां पर दो जो शक्तिपुंज हैं उनके बीच टकराव है। करीब 180 लोग मारे जा चुके हैं, 2000 करीब हताहत हैं। ये बताइए दर्शकों को कि क्या चल रहा है सूडान में। पिछले कुछ दिनों से सूडान में जो हो रहा है वो बेसिकली एक पैरामिलिट्री फोर्स है, एक अर्धसैनिक बल है जिसको हम रैपिड सपोर्ट फोर्स कहते हैं, और सूडान की जो आर्मी है, उन दोनों के बीच में एक टकराव है जो बहुत सारे मतभेदों के कारण है टकराव। और वो उसके कारण क्या है, दोनों ही आर्म्ड फोर्सेस हैं और दोनों का ही देश के अलग अलग हिस्सों में प्रभाव है। दोनों ही पिछले कुछ वर्षों से एक साथ देश की सत्ता चला रहे थे। 2019 से तकरीबन ये हाँ। सत्ता में है। 2021 से तो बिल्कुल ही इन्हीं के पास, ये जो दोनों हैं इनके पास सत्ता है। मैं चाहूंगी कि दर्शक ये भी देखें। हाँ, तो आप देखें जैसे जनरल बुरहान जो आर्मी के चीफ हैं और जनरल हेमती जो आरएसएफ के चीफ हैं, इन दोनों की मिलीजुली एक ये जो जुंटा, मिलिट्री जुंटा, जो सैन्य बल जो सरकार चला रही है, इन दोनों साथ में थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो एक पीस नेगोशिएशन चल रहा है, एक वार्ता चल रही है कि कैसे मिलिट्री से सत्ता का ट्रांसफर कर दिया जाए नागरिक सत्ता के लिए। उसमें इन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और इस कारण से दोनों के फोर्सेस, जो इनके जो लॉयल फोर्सेस हैं, वो एक तरीके से आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि कौन सूडान की सत्ता पे कंट्रोल करेगा और ये डिसाइड करेगा, ये निर्णय करेगा कि सूडान का भविष्य क्या हो। हाँ, और एक चीज मैं और चाहूंगी कि जिस तरह की वीडियोस आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर सूडान की जो राजधानी है, वहाँ पर जो शक्ति का सेंटर्स हैं, उनको घेरेबंदी बहुत तगड़ी है। और हमने ये भी देखा कि आरएसएफ के जो चीफ हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं दुनिया से और बाकी लोगों से कि वो हस्तक्षेप करें। और उन्होंने बताया कि बुरहान जो है इस्लामिस्ट फोर्स हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों शक्ति केंद्र हैं, ये अलग अलग ढंग से इस समय देश को खींच रहे हैं। नहीं, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक मैनूवर होता है दुनिया में अपना एक इमेज बनाने का, अपनी लड़ाई को जस्टिफाई करने का, उसको एक वैधता देने का। तो जो हिम्मती जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बार बार कि बुरहान जो है इस्लामिस्ट आतंकवादियों के समर्थक हैं और इसीलिए दुनिया को चाहिए कि हिम्मती की मदद करें, ये हम कह सकते हैं कि ये उनका एक स्ट्रेटजी है, उनकी एक रणनीति है, कैसे हम बुरहान की
सूडान की आर्मी को डिलिजिटिमाइज करें और अपनी जो सत्ता है उसको स्थापित करें। जब हम इस सूडान में क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं समय समय पर हिम्मती के द्वारा, उन स्टेटमेंट्स का कोई फेस वैल्यू नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं है वो। पर हाँ, अगर आपने जो जैसे कहा खार्तूम में जो चीज़ें हो रही हैं, सूडान की राजधानी में जो रिपब्लिकन पैलेस है उसके आसपास लड़ाई चल रही है, सूडान का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके ऊपर बंद है, उसके ऊपर लड़ाई चल रही है, सूडान की सेना इनफैक्ट उस पर बमबारी भी कर रही है एयरफोर्स के इस्तेमाल से, और देश के बाकी हिस्सों में भी जहाँ पे भी आरएसएफ का कुछ कंट्रोल है, जैसे आपने जो पिछले मैप में हमने देखा कि खास करके जो सूडान का जो पूर्वी हिस्सा ये है, मैप हाँ, जो है बहुत अहम है। बिल्कुल। अब्दुल, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक ये नक्शा भी देखें। नक्शा बहुत खास है, इसमें हमने कोशिश की है उन इलाकों को चिन्हित करने की जहां लड़ाई बहुत तगड़ी है, बहुत संघर्ष चल रहा है, और खास तौर से उसके केंद्र में यह इलाका है खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है। इसके अलावा भी बाकी जगहों पे संघर्ष चल रहा है। दोनों ताकतों के पास हथियार हैं, और जो वीडियो हमने दिखाया अभी दर्शकों को, उससे लग रहा है कि लड़ाई बहुत तगड़ी है। बिल्कुल। खार्तूम में लड़ाई तगड़ी इसलिए है क्योंकि वो राजधानी है और दोनों चाहते हैं कि उस पे उसका नियंत्रण हो। नियंत्रण की जो लड़ाई है, रिपब्लिकन पैलेस है जहाँ पे जो सत्ता का केंद्र है राजधानी में, वहाँ पे मुख्य लड़ाई चल रही है। इसके अलावा जो लड़ाई है वो खार्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास चल रही है। सूडान की सेना ने वहाँ पे बमबारी भी की है। इसके अलावा खार्तूम के अलावा जो लड़ाई चल रही है वो मुख्यतः देश के पश्चिमी हिस्से में हो रही है, जो जिसको हम आमतौर पे दारफूर का रीजन कहते हैं। वो दारफूर का रीजन इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा आपने कहा कि ये हिस्सा जो है, खास करके ये हिस्सा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हिस्से में ही आरएसएफ जो है वो उसका जन्म हुआ, आरएसएस की स्थापना हुई। जब 2007, 8, 9 के समय से जंजाविद जो एक मिलिशिया थी जिसके खिलाफ सूडान की सेना लड़ाई कर रही थी, वो जो उसको कहा जाता था कि वो अलगाववादी ताकत है, वो सूडान में एक तरीके से सूडान को ट्राइबल के हिसाब से जनजातीय आधार पे बांटना चाहती है। तो उसको लेकर जो लड़ाई चल रही थी उसमें जो सूडान की सेना के पक्ष में जो लोग लड़ रहे थे, उन्हीं के एक समावेश से, उन्हीं के मिलने से एक ये आरएसएफ की स्थापना हुई। तो आरएसएफ का जो कई एक समर्थन है, जो समर्थन जो ज्यादा बड़ा है वो देश के पश्चिमी हिस्से में है, और इसीलिए वहां भी लड़ाइयां चल रही हैं, काफी तगड़ी लड़ाइयां हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात जो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि सूडान में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें और खास तौर से अमेरिका के हित हैं, क्योंकि हमें ये भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि सूडान का विभाजन हुआ, साउथ सूडान अलग हुआ, वहां पे जो एक लीडर थे उनको हटाया गया, और उसके बाद से 2023 तक, मतलब 2021 में ये सत्ता आई, 2019 में हटाया गया, 2021 में फिर इन दोनों शक्तियों ने हाथ मिलाया, लेकिन शांति नहीं आई, लगातार संघर्ष बना हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष के भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय तार जरूर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें तो जितने भी आरएसएफ के बारे में कहा जाता है कि आरएसएफ हिम्मती जो है यूएई के बहुत क्लोज हैं, उनसे उनका अच्छा संबंध है, और अभी की जो लड़ाई है उसमें उनका यूएई की तरफ से समर्थन भी है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात की तरफ से। हाँ, अमीरात की, दुबई जिसको हम आमतौर पे आम जनता जिसको समझती है दुबई के हिसाब से, तो वो एक उसका समर्थन है। इसके अलावा जो बुरहान है, बुरहान को ऑफ कोर्स यूएस के अलावा जितने भी रीजनल जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, खास करके जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय ताकत अभी है इजिप्ट, मिस्र, उसका समर्थन प्राप्त है। तो ये जो लड़ाई चल रही है, ऑफ कोर्स उसका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप भी है, उसका एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट भी है। और अगर आप देखेंगे कि कैसे कुछ जो क्षेत्र के अफ्रीका के कुछ जो देश हैं जो सीधे तौर पे इससे प्रभावित हुए हैं, हो सकते हैं, उनको लगता है कि होने की संभावना है, जैसे सूडान है, केनिया है, जिबौती है, ये लोग इन्होंने बहुत ही छोटा सा है, मैं चाहूंगी कि ये जूम होके दिखाया जा सके कि ये देश भी कह रहा है कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, कीनिया भी कह रहा है, इजिप्ट ने पहले ही कहा है। तो ये सारे देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं, जिनके लिए
सूडान में हिंसा होना दिक्कत है और बिल्कुल। यूएई का समर्थन यहाँ पर है ही। तो ये इन देशों ने कोशिश की है, अभी पहल है, अभी ये पहल कितना सफल होगा हम नहीं कह सकते, कि इन दोनों के बीच में यानी बुरहान और हिम्मती के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको रोका जाए। क्योंकि अगर ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी, सूडान का जो महत्व है अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में, वो बहुत ज़्यादा महत्व है उसमें, और अगर ये लड़ाई चलती रही तो इसका क्षेत्रीय तौर पर इसका विस्तार होने की संभावना है। तो उसको रोकने के लिए, इस आशंका को हाँ, खत्म करने के लिए, ताकि हिंसा और इलाकों में ना बढ़े, फैले। क्योंकि लीबिया अब है नहीं। हम सब जानते हैं कि गद्दाफी को हटाने के बाद लीबिया अपने आप में दूसरे ढंग के संघर्षों में घिरा हुआ है बुरी तरह से। हाँ, पिछले 10-12 सालों से वहाँ लड़ाई चल रही है जी। और अभी कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं है जी। और बाकी जो प्रयास हैं वहाँ पे शांति स्थापित करने की, वो भी कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहे हैं अभी तक। जी, तो ये देखना होगा कि सूडान की जो लड़ाई है ये किस तरह से किस दिशा में लेती है, क्योंकि संघर्ष तो बहुत तगड़ा है। ऐसा लग रहा है कि संघर्ष अब इस बार में है कि एक शक्ति ही उभर कर आए, दोनों के बीच कोई डायलॉग होता हुआ अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। जब हम सूडान के बारे में ये सारी चीज़ें कह रहे हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या हुआ कि हिम्मती और बुरहान के बीच में, जो पिछले 4 सालों से कम साथ में मिलकर देश की सत्ता चला रहे थे, जब से उमर अल बशीर को हटाया, इन्होंने साथ मिलकर हटाया और साथ मिलकर सत्ता चला रहे थे, आखिर क्या हुआ कि दोनों आपस में लड़ने लगे। तो उसको मेरे हिसाब से एक वो ज़रूरी चीज़ है जो हमें दर्शकों को बताना चाहिए, और वो ये है कि बुरहान और हिम्मती, आरएसएफ जो है एक पैरामिलिट्री, एक अर्धसैनिक बल है और सूडान की एक सेना है, और वहाँ पे दुनिया भर के देशों के प्रेशर में, दबाव में एक वार्ता चल रही है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि सेना से सत्ता का ट्रांसफर करके सिविलियन के नागरिकों के हाथ में एक किसी भी तरह का एक लोकतंत्र की स्थापना किया जाए। ये एक नेगोशिएशन चल रहा है। जब तो उसमें क्या है कि सेना चाह रही है, सूडान की सेना चाह रही है, बुरहान जिसको लीड कर रहे हैं और वो देश के डिफैक्टो प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो चाह रहे हैं कि आरएसएफ जो है वो उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको सेना में शामिल कर लिया जाए और उसका एक जो स्वतंत्र अस्तित्व है, एक अलग से जो उसका जो अस्तित्व है उसको खत्म कर दिया जाए। और तकरीबन 11 अप्रैल को कुछ इस दिशा में प्रगति हुई थी। जो वार्ता का जो डेडलाइन तय किया गया था वो किया गया था कि 11 अप्रैल तक ये सारी चीजें तय कर ली जाएंगी और उसके बाद से सत्ता का हस्तांतरण जो है वो नागरिकों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। लेकिन वो उसमें जो बेसिक जो एक मुख्य चीज थी वो ये थी कि आरएसएफ का डिसोल्यूशन जो होगा वो आरएसएस को आर्मी में शामिल कैसे किया जाएगा और कितनी जल्दी किया जाएगा। हिम्मती चाहते थे कि उनको कम से कम 10 साल का समय दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि आरएसएफ जो है एक बहुत ही मजबूत अर्धसेना बल है, उमर अल बशीर का समर्थन से बना और उन्होंने शुरू किया और वो बहुत दिनों तक एक तरीके से उनका पर्सनल गार्ड के तौर पे वो काम करते रहे। उनके बिहाफ में देश के पश्चिमी हिस्सों में लड़ाइयाँ लड़ी, इसके ऊपर बहुत सारे एट्रोसिटीज़ करने का आरोप भी लगा, ह्यूमन राइट वायलेशन का आरोप भी लगा। तो ये एक बहुत ही बड़े, एक कह सकते हैं एक माफिया के तौर पे उभर कर आई है सूडान की राजनीति में आरएसएफ, और इनका बहुत ही आर्थिक हित है। तो ये चाहते हैं हिम्मती और आरएसएफ के जो बाकी लीडर हैं वो ये चाहते हैं कि उनका जो आर्थिक हित है उसको संरक्षित रखा जाए और अगर वो आर्मी में मिला लिया जाएगा जल्दी से जल्दी तो उनका आर्थिक हित कॉम्प्रोमाइज है। और फिर नेतृत्व भी उनका चला जाएगा। अभी तो वो पूरा नियंत्रण है उनका, सूडान के बहुत बड़े हिस्से पे उनका नियंत्रण बिल्कुल है। जैसे ये एक तरीके से कहिए एक क्षेत्रीय चरित्र है। इजिप्ट में भी, मिस्र में भी जो आर्मी है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक आर्थिक एक तरीके से साम्राज्य है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। वो एक कारण रहा 2011 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ जो फेल हो गया अरब स्प्रिंग के बाद। हाँ, तो उसके पीछे भी एक खास कारण वही रहा। वही चीज सूडान में भी हो रही है कि अगर नागरिकों के हाथ में सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए तो उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का आर्थिक हित है उसका क्या होगा।
तो और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हमारे हिसाब से वो जो लड़ाई है, वो चाहते भी नहीं हाँ, कि शांति हो और उनका आधिपत्य जाए, क्योंकि यहाँ उनका आधिपत्य बना हुआ है। बिल्कुल, उनके हिसाब से शांति का मतलब ही है कि उनका आधिपत्य बना रहे और खास करके उनके जो आर्थिक हित हैं उसको संरक्षित किया जाए। और जब तक ये चीज नहीं होगा तब तक इस तरह की लड़ाइयां, अगर मान लीजिए आज कुछ दिनों के लिए एक सीज फायर लागू भी हो जाए, वो आगे भी ऐसी संभावना बनी रहेगी कि ऐसी लड़ाइयां होती रहे। जी, एक आखिरी चीज मुझे जो लगता है दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि हम जिस महाद्वीप की बात कर रहे हैं, अफ्रीका की खासियत यह है कि हम और आप जो भारत में हैं और तमाम लोग जो तीसरी दुनिया में हैं, वो सिर्फ जानते हैं कि यहाँ बहुत लड़ाई चलती है, बहुत ही भीषण खूनी संघर्ष होता है, तमाम जो क्लेन्स हैं वो टकराती हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वह यह बहुत कम चर्चा में आती है कि कितना रिसोर्स रिच इलाका है ये। यहाँ पर इतनी अकूत संपदा है, प्राकृतिक संपदा, जिसका दोहन करने के लिए अमेरिका और फ्रांस और तमाम जो इंपीरियल फोर्सेस हैं वो रही। और इनके पीछे जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भी इस पे बताएं। अभी हमने चर्चा की सूडान के बारे में, हम इजिप्ट को देख ही रहे हैं, लीबिया में क्या हुआ ये देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि कई देश हैं जिनको हम मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है, सोमालिया में है, कीनिया में है, युगांडा की खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। तो ये जो संघर्ष है, क्योंकि लीबिया तो दुनिया ने देखा कि किस तरह से गद्दाफी, जो कि बचा के चल रहे थे लीबिया को, सबसे अहम देश पूरे इस महाद्वीप का है, वहां पर उनको गिरा के पूरी हिंसा में ढकेल दिया गया। अब हम देख रहे हैं कि तमाम इलाके, क्योंकि ये जो सूडान टूटा, दक्षिण सूडान अलग बना, साउथ सूडान, इसमें भी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय हित थे। बिल्कुल बिल्कुल। सूडान आगे, जैसा आपने कहा कि ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है वो संसाधनों से भरा हुआ है, और इसके कारण क्या है, साम्राज्यवादी ताकतें, खास करके जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या पुराने ज़माने में जो यूरोपियन देश थे, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, उन्होंने समय समय पर इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर दखल दिया। हम लोग कॉलोनीज रही उनकी, बिल्कुल, उनकी तो यहाँ पे कॉलोनीज रही। फ्रांस की तो बहुत अभी भी बहुत सी जगहों पे फ्रांस, उनकी जो करेंसी है वो फ्रांस से जुड़ी हुई, और फ्रेंच आर्मी बहुत सारी जगहों पे है। अभी हाल फिलहाल में माली से उनको हटाया गया, इसके बावजूद भी उनका प्रभाव जो है बहुत दुनिया के, मैंने अफ्रीका के बहुत सारे देशों में अभी भी है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण यही था कि यहाँ पे संसाधन है, और उन संसाधनों को उनके विकास के लिए उन्होंने सोचा कि जरूरी है, और वो कैसे इसको गारंटी कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने इन देशों में जहां भी लगा कि उनका एक ऐसा कोई सेक्शन है जिसको वो प्रभावित कर सकते हैं, जिनको वो अपने पक्ष में कर सकते हैं, चाहे वो पैसे के थ्रू हो, चाहे वो डरा के हो, या किसी और तरीके से हो, उन्होंने वैसा किया। और इसके कारण क्या हुआ कि इन सारे ही देशों में वो सेक्शन जो इस तरह के साम्राज्यवादी दखल का विरोध करता रहा, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। और इस लड़ाई में ऑफ कोर्स जो प्रो साम्राज्यवादी, जो साम्राज्यवाद के पक्ष में ताकतें थी, ऑफ कोर्स उनको अमेरिका से या यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज्यादा हथियार और पैसे की सप्लाई होता रहा, और इसके कारण से वो कई दुनिया की नजर में वो बर्बर बने रहे बस। और ये दुनिया को लगा कि ये पूरे अफ्रीका के लोग सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं, ये पिछड़े लोग हैं, रंग भेद है यहाँ पर, और तमाम कबीलाई लड़ाइयां चलती हैं। तो सारा का सारा जो तस्वीर दुनिया के सामने जाती रही कि कबीलाई मानसिकता के लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, मारकाट चल रही है, हिंसा चल रही है। लेकिन उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो संसाधनों के लिए साम्राज्यवादी दखल है। सूडान में भी जो आज जो हो रहा है, साउथ सूडान को अलग करने के पीछे अमेरिका का और दूसरे साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही ज्यादा दखल था। और उसके कारण से क्या हुआ, एक सेक्शन जो है सूडान में वो निकल के आया, उभर के आया, जो इस तरह के साम्राज्यवादी दखल को गलत मानने लगा और उसके खिलाफ लड़ाई करने लगा। तो इस लड़ाई को हम जब दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो लगेगा कि सूडान, जैसे आपने कहा कि ये कबीलाई लोग हैं, आपस में कभी शांति से नहीं रह सकते, हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, और उस लड़ाई को रोकने के लिए अमेरिका को या दूसरी साम्राज्यवादी ताकतों को बार बार दखल करने की जरूरत है। तो एक तरीके से दखल की राजनीति को वैधता प्रदान
भी प्रदान किया इस तरीके की लूटने और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ने जो साम्राज्यवादी शक्तियों ने समय समय पर बनाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक देश, और खासतौर से यहां जिसकी हमने चर्चा की, सुडान में जिस तरह से बशीर को हटाया गया और उसके बाद से अब तक 2021 एक अहम पड़ाव था जब ये दोनों दल एक साथ आए और 2023 में दोबारा सरकार भंग होने के कगार पर है और सत्ता का संघर्ष बहुत तीखा, तेज हो गया है। सवाल बहुत सीधा सा है कि इन तमाम देशों को आपस में भिड़ाना, लड़ाना, हथियार मुहैया कराना और लगातार दुनिया के सामने यह तस्वीर पेश करना कि ये तमाम देश अपने आप अपना शासन नहीं कर सकते, यह किसे फायदा पहुंचाता है? निश्चित तौर पर यह उन ताकतों को फायदा पहुंचाता है जो अफ्रीका सहित तमाम तीसरी दुनिया के देशों पर अपना शासन सीधा या परोक्ष स्थापित करना चाहते हैं। शुक्रिया।